कहानी की शुरुआत एक सुनसान वेकेशनल रेंटल से होती है, जहां एक रिकॉर्ड प्लेयर गूंज रहा है और उसकी धीमी भयानक आवाज के साथ ही हमें तेजी से कुछ डरावने सीन्स दिखाई देते हैं। एक आदमी एक औरत को पानी में डुबो रहा है और शायद एक लाश को अंधेरे में दफना रहा है। ये पल दिल धड़का देते हैं और इस थ्रिल भरी कहानी का आगाज करते हैं, जहाँ हम खुद को जॉन के रास भरे जीवन में उलझता हुआ पाते हैं। जॉन एक सीधा साधा इंसान है जो जंगल की गहराइयों में पहाड़ों के पास एक शांतिपूर्ण वेकेशनल रेंटल चलाता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि दिल खुद ब खुद वहाँ रुक जाए। ना उसे पैसों का लालच है, ना ही किसी तरह का शौक, बस अपने मेहमानों के लिए बेहतरीन काम करने की चाहत रखता है। एक दिन वो कपड़े धुलवाने लॉन्ड्री में जाता है, जहाँ लॉन्ड्री का मालिक उसे अपने बिजनेस को और बड़ा करने की सलाह देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ आकर रुके और उसकी कमाई बढ़े। अब कहानी में एंट्री होती है लिंडा की। लिंडा एक पुलिस ऑफिसर है जिसे लोग शिकारी के नाम से जानते हैं। लिंडा कोई आम ऑफिसर नहीं, वो तेज, चालाक और मुश्किल भरे केस को सुलझाने का जुनून रखती है। उसका ट्रांसफर एक नए पुलिस स्टेशन में होता है जहां एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आता। तभी एक पुलिस वाला सीन में एंट्री मारता है, लेकिन जल्द ही ये वहां से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो जाते हैं। एक बात तो पक्की हो गई थी, इस बंदे ने अभी तक शिकारी को पहचाना नहीं है। स्टेशन में वो अपना पुराना सामान एक कार्डबोर्ड बॉक्स छोड़ जाती है जिसमें एक तस्वीर है जो उसके पहले केस की कहानी बयां करती है। अब कहानी एक झटके से सन 2001 में चली जाती है और हम मिलते हैं अपने तीसरे किरदार ऑलिवर से। ऑलिवर एक छोटा सा मोटेल चलाता है जिसका नाम लेक व्यू मोटेल है। जॉन की तरह ऑलिवर भी मेहनतकश है, अपनी पार्टनर एमा के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करता है। आज उनके मोटेल की 3rd एनिवर्सरी है और इसी खुशी में वो हर मेहमान को छोटे छोटे तोहफे बांट रहा है। ऑलिवर और एमा का एक ही सपना है कि उनका मोटेल इतना मशहूर हो कि लोग दूर दूर से वहां आए। यही वो वक्त है जब लिंडा ने अपना पहला केस सुलझाया था और शायद यही वो पल है जो जॉन, लिंडा और ऑलिवर की जिंदगियों को एक दूसरे से जोड़ता है। प्रेजेंट टाइम में हम कहानी के एक और किरदार से मिलते हैं। जॉन एक रहस्यमयी महिला लिसा और उसके छोटे बेटे चून की मदद करता है। लिसा को रहने के लिए जगह चाहिए होती है और वो जॉन के वेकेशनल रेंटल को किराए पर लेती है। लिसा का व्यवहार जॉन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसका दोस्त हेनरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो लिसा और चून का गर्मजोशी से स्वागत करता है जैसे वो अपने हर मेहमान के साथ करता है। जॉन का दोस्त हेनरी, जो जिंदा दिल और मजाकिया इंसान है, केबिन के आसपास का नजारा दिखाने ले जाता है। वो उन्हें चमचमाता पुल दिखाता है जो रात में तारों के नीचे किसी जादुई जगह से कम नहीं लगता। लेकिन लिसा अचानक कहती है, मुझे पानी से डर लगता है। ये बात हेनरी और जॉन को थोड़ा हैरान करती है। उधर चून अपने खिलौने वाले कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। जॉन, जो छोटी छोटी चीजों में मेहमानों का दिल जीतना जानता है, उस खिलौने में बैटरी डालकर उसे ठीक कर देता है। ये खिलौने वाला कुत्ता भले ही मामूली लगे, लेकिन कहानी में इसके कई सीन्स हैं जो इसे खास बनाते हैं, जैसे कोई बड़ा राज इसके पीछे छुपा हो। लिसा की नजर अचानक एक बंद कमरे में रखे पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर पड़ती है। वो क्यूरियस होकर कहती है, क्या मैं इसे चला सकती हूँ? जॉन इसमें कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन वो अपने मेहमानों की बात नहीं टालता। वो कमरे का ताला खोलता है और बताता है, यहाँ रखे सारे विनाइल रिकॉर्ड्स मेरी पत्नी इकट्ठा करती थी। ये उसका शौक था। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी झलकती है। फिर वो एक रिकॉर्ड लगाता है और जैसे ही उसकी धुन शुरू होती है, वही सीन हमारे आंखों के सामने आता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। एक ठंडक भरी, दिल दहलाने वाली धुन। उस वक्त हेनरी चून के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड की आवाज हवा में फैलती है, बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। अब कहानी एक बार फिर समय में पीछे चली जाती है, सन 2001। उस रात भी ऐसे ही तेज बारिश हो रही थी। ऑलिवर सड़क पर एक अजनबी को देखता है। वो शख्स बारिश में भीगा और लाचार लग रहा था। ऑलिवर का दिल पसीज जाता है और वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वो उसे अपने मोटेल में ठहरने की जगह देता है। उस अजनबी का नाम जेफरी है। जेफरी एक सस्ता सा कमरा बुक करता है, लेकिन बारिश की वजह से मोटेल में वैसे भी कोई ग्राहक नहीं आने वाले थे। इसलिए ऑलिवर, जो हमेशा मेहमानों को खुश करना चाहता है, कम पैसों में ही जेफरी को मोटेल के सबसे शानदार कमरे की चाबी दे देता है। ये कमरा खास था क्योंकि इसे झील का दिलकश नजारा दिखता था और इसी नजारे की वजह से मोटेल का नाम भी पड़ा था, लेक व्यू मोटेल। लेकिन यही ऑलिवर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जॉन और ऑलिवर की कहानियां एक अजीब सी धागे से जुड़ रही थी। दोनों अपने अपने रेंटल चलाते थे। दोनों के यहाँ एक एक रहस्यमयी मेहमान आए और यहीं से उनकी जिंदगियों में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेजेंट टाइम में जॉन और हेनरी रात का खाना खा रहे होते हैं। हेनरी अपने मजाकिया अंदाज में कहता है, जॉन, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मेरा बेटा उसे हमेशा खुश रखेगा। जॉन हंसते हुए कहता है, मेरी बेटी अभी छोटी है। लेकिन हेनरी रुकता नहीं। ठीक है, जब वो आएगी मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। वो कहता है,
अगले ही दिन जॉन की बेटी का फोन आता है। वो बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ केबिन पर आ रही है। जॉन पूछता है, कैसा दोस्त, कोई लड़का तो नहीं? बेटी हाँ करती है। बस ये सुनते ही जॉन का चेहरा लटक जाता है। हर बाप की तरह वो भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी का दोस्त कोई लड़का हो। कहानी फिर सन 2001 में लौटती है। हम एक जवान ऑफिसर लिंडा को देखते हैं जो नई नई पुलिस ऑफिसर बनी है। जी हाँ, ये वही लिंडा है जो आज शिकारी के नाम से मशहूर है। लिंडा स्टेशन में अकेली बैठी है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाती है और कई बार हेलो बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक औरत की सिसकने की और डर भरी आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ओलिवर की पत्नी एमा की है। एमा इतनी डरी हुई थी जैसे लग रहा था उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। इस वक्त ओलिवर अपने दोस्त एल्बर्ट के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वो एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियों को अपने मोटेल की तरफ जाते हुए देखता है। उसे घबराहट होती है और वो भागकर अपने मोटेल में पहुंचता है। मोटेल का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई थी। मोटेल की पार्किंग में पुलिस की गाड़ियों का मेला लगा था और न्यूज चैनल वालों की वैन कैमरे चमकती हलचल मचाई थी। पत्रकार माइक थामे चिल्ला रहे थे। ओलिवर का दिमाग सुन पड़ जाता है। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए वो मोटेल के अंदर पहुंचता है, लेकिन जो खबर उसे मिली वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। रूम नंबर 403 पुलिस को वहाँ एक महिला की लाश मिली थी, कटी छटी बेरहमी से टुकड़ों में बटी हुई। कमरा खून से लथपथ था। हाथ पैर सिर सब अलग अलग थे, मानो कोई पजल खेल गया हो। ओलिवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब सब समझ आने लगा। पिछली शाम बारिश में भीगा एक अजनबी मोटेल में आया था। ओलिवर ने उसे सबसे अच्छा कमरा दिया, रास्ता बताया और बिना कुछ सोचे चैन की नींद सो गया। लेकिन वो अजनबी कोई साधारण मेहमान नहीं था। वो एक सीरियल किलर था जिसने ओलिवर के मोटेल को खून के रंग में रंग दिया। हवा अब और भारी हो चुकी थी। लेक व्यू मोटेल से लाश को ले जाया गया, लेकिन पीछे छूट गया एक खौफनाक सन्नाटा। नौसिखिया ऑफिसर लिंडा भले ही अनुभव में कच्ची थी, लेकिन उसकी नजरें बाज जैसी तेज थी। उसने देखा ओलिवर की पत्नी मोटेल के बाहर गिरी। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ चुका था। ओलिवर भी टूट चुका था, अपराध बोध के पत्थरों तले दबा था। मैंने उस हत्यारे को अपने सबसे अच्छे कमरे में ठहराया। मैंने उसे रास्ता बताया। वो बार बार यही सोच रहा था। इतने सालों की मेहनत, मोटेल का नाम, सब कुछ उस सीरियल किलर जेफरी ने चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया था। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है। जून एक मासूम सा बच्चा खाना खा रहा है। सामने बैठी है लीसा, उसकी मम्मी, जो उसे अजीब गहरी नजरों से घूर रही है। जून मासूमियत से पूछता है, आंटी पापा मुझे लेने कब आएंगे? ये सवाल हवा में तीर की तरह चुभता है। लीसा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैरती है। वो कहती है, जब खाना खत्म होगा तब आएंगे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो दिल दहला देता है। साफ था लीसा इस बच्चे की मां नहीं थी। अगले सुबह जॉन अपने किराए के घर में कदम रखता है। लीसा जा चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर अब भी चल रहा था। जॉन उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड को छुआ, उसके हाथों में गाढ़ा लाल खून लग गया। उसने प्लेयर को गौर से देखा। उस पर और भी खून था, जैसे किसी ने खून से सने हाथों से उसे चलाया हो। जॉन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी। घबराहट में वो बाहर गया, कार स्टार्ट की और सड़क पर इतनी तेजी से भगाया कि दूसरी कार से टकराते टकराते बचा। बदकिस्मती से वो कार ऑफिसर लिंडा की थी। लिंडा ने देखा जॉन का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी नजरें जॉन के हाथों पर गई जहाँ खून के धब्बे थे, लेकिन लिंडा चुप रही। उसने सोचा शायद जॉन अभी अभी हुए एक्सीडेंट से घबरा गया है। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी तेज नजरें कुछ और ही कह रही थी। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। लिंडा आज से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर रही थी, पर जब वो स्टेशन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो ये उससे खुलता ही नहीं, क्योंकि हमारा हीरो ऑफिसर जेट शिकारी को एक नॉर्मल इंसान समझकर अंदर ही नहीं आने दे रहा था। तभी एक दूसरा ऑफिसर वहाँ आता है। जेट को हटाकर लिंडा को कैप्टन कहकर पुकारता है। जेट की फटकर हाथ में आ जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिंडा स्टेशन की सबसे टॉप पोस्ट पर होंगी। जॉन लीसा के कमरे में आता है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। ब्लीच की तीखी गंध नाक में चुभ रही थी। कोने में एक नया टॉयलेट ब्रश रखा था। ऐसा लगता था जैसे लीसा ने कमरे के हर कोने को रगड़ डाला हो और अपने होने का हर निशान मिटा दिया हो। जवाब की तलाश में जॉन ने कांपते हाथों के साथ अपने गाड़ी का डैश कैम फुटेज चलाया। स्क्रीन पर उभरते नजारे के साथ उसका चेहरा दहशत से भर गया, जैसे किसी ने उसकी रूह को झंझोर दिया हो। उसने देखा लीसा जब आई थी तो उसके साथ उसका बेटा चून था, लेकिन जब वो गई तो उसके साथ चून नहीं था, सिर्फ एक बड़ा भारी भरकम सूटकेस था। जॉन की सांसें थम गई। जॉन ने अपने डर को किसी तरह दबाया, नॉर्मल दिखने की कोशिश की और अपने शक को मन की गहराइयों में छिपा लिया। लेकिन तभी लॉन्ड्री के लिए तौलिया इकट्ठा करते वक्त उसे कुछ तौलिया गायब दिखे। उसका दिल फिर से धड़क उठा जब उसने उन्हें लीसा के कमरे के बाहर बालकनी पर पाया। उसी पल ऑफिसर लिंडा वेकेशनल रेंटल पहुंची। उसकी तेज नजरें जॉन की हिली हुई हालत को भाप गई। लिंडा ने पानी मांगा और पानी लाने के बहाने जॉन को गौर से देखा। उसने नोटिस किया जॉन के हाथों पर कोई चोट का निशान नहीं था। तो फिर उस
उस दिन उसके हाथों पर खून कैसे लगा। लिंडा का दिमाग तेजी से दौड़ा। जॉन एक पल को सोचता है कि वो लिंडा को सब सच बता देगा, लेकिन उसकी जुबान जैसे सिल गई हो। वो चुप रहा और उस चुप्पी में एक अनकहा राज दफन हो गया। ऑफिसर लिंडा की तेज नजरें जॉन को भेद रही थी, मानो वो उसके सीने में छिपे राज को पढ़ लेगी। उसे यकीन था जॉन कुछ छुपा रहा है, लेकिन लिंडा ने उस पर कुछ नहीं पूछा। लिंडा के कदमों की आवाज गलियारों में गूंजते ही जॉन हरकत में आया। उसने जल्दबाजी में खून से सने तौलियों को इकट्ठा किया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिर पसीने से तरबतर उसने विनाइल फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ किया, जैसे सच को मिटाने की जिद ठान ली हो। आखिर में उसने बेसमेंट का दरवाजा ताला जड़कर बंद किया, एक नाजुक सी उम्मीद थामे कि शायद वो इस खौफनाक हकीकत से भाग सकता है। बैक इन पास्ट कई दिन बीत चुके थे। ओलिवर और एमा उस खौफनाक हत्या को एक बुरे सपने की तरह भुलाने में जुट गए थे। दोनों ने फिर से कमर कसी, अपने लेक व्यू मोटेल को पुरानी रौनक लौटाने की ठानी। मेहनत लगन के साथ काम शुरू किया ताकि उनका मोटेल मशहूर हो सके, और मोटेल मशहूर हुआ भी, लेकिन लेक व्यू मोटेल के नाम से नहीं, बल्कि मर्डर मोटेल के नाम से। मोटेल अब अपनी काली बदनामी के बोझ तले दब रहा था। एमा को हर दिन मजाकिया फोन कॉल्स तंग करते। कारोबार तो जैसे दम तोड़ चुका था। उस रात के बाद एक भी मेहमान मोटेल की चार दीवारी को नहीं लांघा। लोग आते मगर सिर्फ मोटेल के नीचे सेल्फी खींचने, फोटो खींचते, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते और हंसते हंसते चले जाते। मोटेल अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था, लेकिन गलत कारणों से। एक दिन एमा का सब्र टूटा। उसने सारा गुस्सा, सारा दर्द ओलिवर पर उड़ेल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, वो चीखी। ना तुम उस जेफरी की मदद करते, ना वो हमारे मोटेल में आता, और ना यह खून खराबा होता, और ना ही हमारा मोटेल आज इस हाल में होता। ओलिवर का खून खौल उठा। वो गरजा, मैं तो बस एक बेचारे की मदद कर रहा था। मुझे क्या पता था वो एक सीरियल किलर निकलेगा। लेकिन एमा उसकी एक नहीं सुनी। उसके कड़वे शब्द ओलिवर के जख्मों पर नमक छिड़कते चले गए। वो बिना पलटे चली गई और ओलिवर को अकेला छोड़ गई। अकेलेपन की सर्द हवा में ओलिवर टूट गया। उसका गुस्सा, उसका दर्द सब एक ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उसने मोटेल में जो सामने आया उसे तोड़ना शुरू कर दिया। गमले, लाइटें, पेंटिंग्स, शीशे सब चूर चूर कर दिए। फिर वो उस कमरे में पहुंचा, रूम नंबर 403, जहां जेफरी ने वो खौफनाक खेल खेला था। ओलिवर ने वहां भी तोड़फोड़ मचाई, जैसे अतीत को मिटा देना चाहता हो। लेकिन तभी उसके हाथ से खून टपकने लगा। उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां अभी भी खून का धब्बा था। उस खूनी रात का गवाह। ओलिवर पागलों की तरह उसे रगड़ने लगा, जैसे उस धब्बे को मिटाकर वो अपने दुख, अपनी गलती सब कुछ मिटा देगा। तभी एल्बर्ट, उसका पुराना दोस्त, दौड़ा दौड़ा आया। ओलिवर की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने अपने दोस्त को अपने बाहों में थाम लिया। ओलिवर चीखा, फूट फूट कर रोया, जैसे उसका सारा दुख एक तूफान बनकर बाहर निकल रहा हो। कुछ दिन बाद सीरियल किलर जेफरी पकड़ा गया। उसकी ठंडी बेरहम आंखें अब भी चमक रही थी, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही ना हो। ओलिवर उसे देखने दौड़ा, शायद इसलिए कि वो उस शैतान का चेहरा एक बार देख ले जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन अब क्या फायदा, उनका मोटेल तो वैसे भी ठप पड़ चुका था। ओलिवर का सपना, उसकी मेहनत सब कुछ राख में मिल चुका था। अचानक सीन बदलता है। हम एक पुलिस स्टेशन में, जहां ओलिवर थका हारा आखिरकार लेक व्यू मोटेल को बंद करने का फैसला करता है। लिंडा के हाथ में एक पुराना फटा हुआ अखबार का टुकड़ा है जो बता रहा है कि उस भयानक हत्या को 1 साल बीत चुका है। लेकिन लिंडा की आंखें अब भी उस वेकेशनल रेंटल पर टिकी है। उसके डेस्क पर वही तस्वीर सजी है जो शुरुआती सीन्स में हमने उसके कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ देखा था। ओलिवर और एमा अपने बेटे के भविष्य को संवारने की जिद में फिर से जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ओलिवर पसीना बहाकर मजदूरी कर रहा था और एमा एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देती है, जहां थाली धोने से लेकर ग्राहकों के ताने सुनने तक सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन मोटेल की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो बदनामी जो अब उनके जीवन में साये की तरह चिपक गई थी। शायद इसी दबाव ने उन्हें नशे की लत में ढकेल दिया। दोनों को नशे की लत लग चुकी थी, जैसे ये उनकी हकीकत से भागने की आखिरी सीढ़ी हो। लेकिन उनका बेटा जूनियर मेहनती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के बीच अचानक उसे कुछ याद आता है। उसकी आंखों में बेचैनी चमकती है और वो अपनी क्लास को बीच में ही छोड़कर भाग खड़ा होता है। घर पहुंचते ही वो फ्रिज की ओर दौड़ता है और जल्दी से अपनी माँ की शराब की बोतलें चुराकर बैग में ठूस लेता है। उसका चेहरा डर से कांप रहा था, बार बार घड़ी की ओर देख रहा था, जैसे उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। वो भागता है, शराब की बोतलों से भरा बैग लिए पुलिस के कमरे की ओर। जैसे ही वो अंदर घुसता है, उसे लूजर कहकर चिढ़ाने लगते हैं, ताने मारते हैं, फिर से देर कर दी नालायक। लेकिन जूनियर चुप है। उसका दिल धड़क रहा है और वो बस इंतजार कर रहा है किसी चीज का। अब सीन फिर से बदलता है प्रेजेंट में। जॉन, जो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुका है, अपनी बुढ़ापे की जिंदगी में मस्त है। वो अपने वेकेशनल रेंटल पर अपनी बेटी नैन्सी की स्वागत की तैयारियां कर रहा है। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने उसे आखिरकार खुशियों का तोहफा दे दिया हो। लेकिन ऊपर वाला शायद उसकी ये खुशी देख नहीं सका। तभी एक गाड़ी उसके रेंटल के
सामने आकर रुकती है। जॉन मेहमान का स्वागत करने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो मेहमान को देखता है उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसके सामने है लीसा, वही लीसा जिसे जॉन ने अपने दिमाग से मिटा दिया था, लेकिन लीसा उसे कैसे भूल सकती थी। जॉन का दिल धड़कने लगता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शांति भरे बुढ़ापे की जिंदगी में इतना एंटरटेनमेंट होगा, या कहे डरावनी हो जाएगी। लीसा एक हफ्ते तक यहाँ रुकने की जिद करती है। जॉन साफ मना कर देता है, मेरी बेटी आ रही है, रेंटल खाली नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन जॉन की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। ठीक उसी वक्त उसकी बेटी नैन्सी अपने मंगेतर के साथ वहां आ पहुंचती है। नैन्सी को लगता है उसका बाप सिर्फ उसके और उसके मंगेतर के परिवार के लिए मेहमान को कमरा नहीं देना चाहता। उसे बुरा लगता है। वो लीसा को न सिर्फ रुकने की इजाजत देती है बल्कि उसे डिनर पर भी बुला लेती है। नैन्सी को क्या पता कि उसका बाप ऐसा क्यों कर रहा है। उसे क्या पता कि लीसा की मुस्कान के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज जो जॉन की जिंदगी को फिर से तहस नहस कर सकता है। खाना पकाते वक्त जॉन का मन कहीं और भटक रहा है। उसकी नजर बार बार घड़ी पर अटक रही है, जैसे वो किसी अनचाही मेहमान लीसा के आने का इंतजार कर रहा हो। गलती से उसका हाथ गर्म ग्रिल को छू जाता है और वो दर्द से सिसक उठता है। दूसरी ओर लीसा अपने कमरे में इधर उधर टहल रही है। उसकी नजरें हर कोने को टटोल रही है। अचानक उसकी निगाह पुराने विनाइल प्लेयर पर जाती है। वो एक खूबसूरत काली ड्रेस में सजकर बाहर आती है और जॉन से विनाइल प्लेयर चलाने की इजाजत मांगती है, लेकिन जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो खराब है, जॉन ठंडे लहजे में कहता है। सच्चाई ये है कि वो लीसा को रिकॉर्ड प्लेयर के पास जाने नहीं देना चाहता। उस रिकॉर्ड प्लेयर के पास जिसके खून के धब्बे उसने खुद अपने कांपते हाथों से साफ किए थे। डिनर के बाद नैन्सी चली जाती है, लेकिन लीसा दरवाजे पर खड़ी रहती है, हाथ में वाइन का गिलास थामे, जैसे वो रात को और गहरा करना चाहती हो। जॉन की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी है। रातों में अब उसे नींद की जगह बुरे सपने आते हैं। एक रात सपने से हड़बड़ा कर जागने के बाद वो लीसा के सामने आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? वो सीधा सवाल पूछता है। लीसा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। उसका जवाब हवा में लटक जाता है, जैसे कोई तूफान खड़ा होने वाला हो। फिर बिना कुछ कहे लीसा पूल की ओर बढ़ती है। वो पानी के किनारे रुकती है और अचानक पानी में कूद जाती है। लेकिन रुकिए, क्या ये वही लीसा नहीं है जिसने 1 साल पहले जॉन को बताया था कि उसे पानी से डर लगता है? उसकी ये हरकत जॉन के मन में और सवाल खड़े कर देती है। 2001 के टाइमलाइन में एमा का जीवन एक भंवर की तरह डूब रहा है। शराब उसकी जिंदगी का जहर बन चुका है। वो चोरी छिपे नहीं, अब तो काम के दौरान भी शराब गटक रही है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो ढेर सारी गलतियां करती है। रेस्टोरेंट की मालकिन उसे निकालने को तैयार है। ओलिवर का अच्छा व्यवहार और उसकी गिड़गिड़ाहट ही एमा की नौकरी को अब तक बचा रही है। लेकिन एक दिन शराब की नशे में डूबी एमा फिर गलती कर बैठती है। मालकिन उसे डांटती है और बस एमा का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीखने चिल्लाने लगती है, जैसे मोटेल की सारी बदनामी, सारा दर्द, सारी तकलीफ वो मालकिन पर थोप देना चाहती हो। हंगामा बढ़ता है और वो नौकरी उसके हाथ से फिसल जाती है। इस तूफान के बाद ओलिवर और एमा फिर से एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वो एक मुश्किल फैसला लेते हैं, लेक व्यू मोटेल को बेच देने का, भले ही इसके लिए कीमत कम करनी पड़े। वो एक डेवलपर से बात करते हैं जो उनकी इस बदनाम संपत्ति को खरीदने को तैयार हो जाता है। ओलिवर के दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगती है, लेकिन उनके बेटे जूनियर की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। वो अनजाने में फ्रिज से एमा की शराब की बोतलें चुराता रहता है। एमा एक दिन सारी शराब की बोतलें फेंक देती है। वो शराब को अलविदा कहकर एक नया रास्ता चुनती है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उसका दर्द, उसकी तड़प, वो कटा फटा लाशों का टुकड़ा, सब कुछ उसकी यादों में जिंदा है। नींद की गोलियां अब उसकी रातों की साथी बन चुकी है। ओलिवर की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। 17 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। एक वक्त वो सड़कों पर बेघर भटकता था। कई नौकरियों में ठोकरें खाने के बाद 1985 में वो एक फैक्ट्री का इंचार्ज बनता है, जहाँ उसकी मुलाकात एमा से हुई। उसने वो फैक्ट्री बेचकर अपने खून पसीने से लेक व्यू मोटेल को खड़ा किया, लेकिन अब वो सब कुछ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। वो मोटेल बेचकर अतीत को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन अभी वो रोजमर्रा की मेहनत में डूबा है। एमा भी काम कर रही है, लेकिन शराब के बिना उसका दर्द अब और गहरा हो गया है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ हर किरदार अपने अतीत से जूझ रहा है। जॉन की मुलाकात लीसा से, एमा का शराब छोड़ने का फैसला और ओलिवर की नई शुरुआत की उम्मीद, सब कुछ एक बड़े तूफान के आने का इशारा कर रहा है। रात का अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन जूनियर की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही। आज फिर वो चुपके से अपनी माँ की शराब की बोतलें चुराता है। उसका दिल धड़क
धड़क रहा है, कदम कांप रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो उन पुलिस की चंगुल में फंस चुका है। वो बच्चे जो बार बार मोटेल चलाने की धमकी देते हैं उसका जीना हराम कर चुके हैं। जूनियर डर के मारे बोतल लेकर उनके पास पहुंचता है, लेकिन इस बार जल्दबाजी में वो गलती से नींद की गोलियां भी साथ ले आया था। और फिर शुरू होता है एक ऐसा ड्रामा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उनमें से एक बच्चा नशे की मस्ती में वो गोलियां खा लेता है। अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अफरा तफरी मच जाती है, सायरन की आवाज गूंजती है और एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले जाती है। बाकी बच्चे घबरा जाते हैं और सारा इल्जाम जूनियर के सिर मढ़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जूनियर इस खेल का सबसे बड़ा शिकार है। डर, धमकियों और पुलिस के जाल में फंसा वो मासूम जो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल में बेहोशी के आलम में जूनियर के हाथ पे कुछ लिखा हुआ दिखता है। एमा अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाती। एमा अपनी आंखों में आंसू लिए और दिल में गुस्सा लिए उस निशान को देखती है। उसका दिल टूट जाता है। उधर ओलिवर को जब ये पता चलता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो जूनियर को मारने दौड़ता है, लेकिन एमा उसे रोकती है। वो चीखती है और फिर सारी सच्चाई उसे बता देती है। जूनियर को लंबे समय से बच्चे तंग कर रहे थे। शराब, सिगरेट, वो सब कुछ उससे मंगवाते थे। कल रात भी उसने उनकी बात मानी, लेकिन गलती से नींद की गोलियां ले गया। वो धमकी देते थे कि अगर जूनियर उनकी बात नहीं मानेगा तो वो मोटेल चला देंगे। हमारा बेटा मजबूर था, उसकी कोई गलती नहीं थी। ओलिवर का गुस्सा अब ठंडा पड़ता है। उसे समझ आता है कि उनका बेटा कितना अकेला और डरा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन पुलिस के माता पिता स्कूल में शिकायत ठोक देते हैं। वे दावा करते हैं कि जूनियर की शराब की लत ने हमारे बेटे को बिगाड़ दिया है, उसी वजह से हमारा बच्चा अस्पताल में है। ये सुनकर ओलिवर का खून खौल उठता है और वहाँ उस बच्चे के बाप से भिड़ जाता है। वो गुस्से में उस पर हाथ उठा देते हैं। स्कूल में हंगामा मच जाता है। पुलिस को बुलाना पड़ता है, लेकिन बात ज्यादा नहीं बढ़ती और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन ये हंगामा मोटेल के लिए नई मुसीबत लेकर आता है। पता चलता है कि वो डेवलपर जो मोटेल खरीदने वाला था उस बच्चे के परिवार का करीबी दोस्त है। गुस्से और शिकायत के चलते वो सौदा तोड़ देता है। ओलिवर और एमा की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। एमा अब टूट चुकी थी। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वो मोटेल को फिर से संवारने की ठान लेती है। वो मेहनत में जुट जाती है, हर कोने को चमकाने की कोशिश करती है, जैसे वो सिर्फ इमारत नहीं अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा कर रही हो। उधर जूनियर एक कोने में बैठा है, जेफरी के केस पर रिसर्च कर रहा है। उसकी आंखें एक डॉक्यूमेंट्री पर टिकी है जो मोटेल की बदनामी को दुनिया के सामने लाने वाली है। उसका चेहरा गंभीर है, जैसे वो अपने परिवार के अतीत से जूझ रहा है। और लिंडा की आंखें हर हलचल को देख रही है, जैसे वो इस कहानी के हर परत को समझ रही हो। मोटेल की दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि दर्द और डर की उम्मीदों की गवाह बन चुकी है। मर्डर एनिवर्सरी पर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन तभी एक रिपोर्टर फिर से मोटेल के पास आ टपकता है। एल्बर्ट, जो पहले से ही अपने दोस्त की मोटेल की बदनामी से तंग आ चुका था, गुस्से में उसे भगाने दौड़ता है। यहाँ से निकल जाओ, वो चीखता है। लिंडा, जो पास ही खड़ी थी, दोनों को रोकती है और रिपोर्टर से बात करती है। ये पत्रकार सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं, मुनाफा कमाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इनका कोई दिल नहीं। लेकिन वो रिपोर्टर हार नहीं मानता। वो कहता है, दुनिया ने इस मर्डर को अब तक सिर्फ जेफरी के नजरों से देखा है। लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं। एक बार अखबार में छपा था कि जेफरी ये सिगरेट पीता है और बस इस सिगरेट की बिक्री आसमान छूने लगी, सिर्फ इसलिए कि जेफरी इसे पीता है। वो रुकता है और गहरी सांस लेकर कहता है, मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ, लेकवी मोटेल और इसके मालिक की नजरों से। मैं दुनिया को एक और सच दिखाना चाहता हूँ, वो सच जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जो शायद जेफरी की कहानी के पीछे छिप गया है, जो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसे ये रिपोर्टर बाकियों से अलग लगता है। ये कोई सनसनीखेज खबर का भूखा पत्रकार नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर लगता है जो शायद मोटेल की बदनामी को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। एल्बर्ट उसे ओलिवर से मिलवाने ले जाता है, लेकिन जैसे ही ओलिवर उस रिपोर्टर को देखता है वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। एल्बर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है और रिपोर्टर अपनी बात रखता है। जेफरी अपनी गिरफ्तारी के बाद लगातार बोल रहा है। वो अपने मर्डर्स को एक जीत की तरह देखता है, अपनी क्रूरता पर इतराता है। लेकिन मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ ओलिवर, एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को रोशनी डाले, जो लोगों के दिलों में दर्द के लिए हमदर्दी जगा सके। लेकिन ओलिवर का जवाब ठंडा और सख्त है। शायद वो अपने जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता। लिंडा को पास के पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो तूफान की तरह बाहर भागती है, जैसे कोई भयानक सच उसका इंतजार कर रहा हो। प्रेजेंट टाइम में लिसा की किचन से टमाटर की लजीज महक उठ रही थी। वो वही डिश बना रही थी जो उसने पिछले साल जून के लिए बनाई थी। फर्क बस इतना था कि आज उसकी मेज पर जून नहीं जॉन बैठा है। जॉन, जिसके चेहरे पर बेचैनी और सवाल तैर रहे हैं, उससे सीधा पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो लिसा? लिसा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। वो धीमे से फुसफुसाती है, मैं आपको भूल नहीं पाई अंकल जी।
और शायद आप भी मुझे नहीं भूले। उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो जॉन के दिल को चीर देता है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसी रात जॉन को एक डरावना सपना आता है। सपने में उसके हाथ खून से सने हैं। वो हड़बड़ा कर जागता है और लिसा को देखने दौड़ता है, लेकिन वो गायब है। कमरा खाली है और जॉन का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे सब कुछ पिछले साल की तरह लगता है, वही डर, वही साए। वो फैसला करता है कि अब वो पुलिस को सब कुछ बता देगा, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो रुमाल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जेब से रुमाल की जगह एक तस्वीर निकलती है। वो तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये उसकी परिवार की तस्वीर है, लेकिन उसकी बेटी के चेहरे पर लाल निशान बना हुआ है। जॉन समझ जाता है ये लिसा का काम है। शायद उसने अपना अगला टारगेट चुन लिया है। जॉन की सांसें रुकने लगती है। वो घबराहट में पुलिस स्टेशन से बाहर भागता है, लेकिन तभी लिंडा की नजर उस पर पड़ती है। उसकी आंखें सिकुड़ती है और उसे जॉन पर शक होने लगता है। वो चुपके से उसका पीछा करने की ठान लेती है। बैक इन पास्ट, लेकव्यू मोटेल का कमरा नंबर 403। लिंडा दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है और उसका दिल एक पल के लिए ठहर जाता है। जमीन पर एमा पड़ी है। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी है। पास में ओलिवर बैठा है। उसकी आंखें खाली है, जैसे उसकी पूरी दुनिया राख हो गई हो। टेबल पर रखी शराब की बोतल और नींद की गोलियां चुपचाप गवाही दे रही है, जैसे वो इस ट्रेजेडी का कारण है। फ्लैशबैक में ओलिवर की आंखें चमकती है, हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती है। वो एमा और जूनियर को मोटेल दिखा रहा है जब उन्होंने इसे खरीदने का सपना देखा था। उनकी हंसी, उनके सपने, सब कुछ जिंदा था, लेकिन ये सपना अब एमा के सुसाइड नोट की काली स्याही में डूब चुका है। उसने लिखा, मैं जेफरी की हत्या को भूल नहीं पा रही। हर रात वो कटा फटा लाश मेरे सपनों में आता है। मैं चैन से नहीं जी पा रही। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और यही मेरा रास्ता है। जूनियर के लिए उसका आखिरी संदेश था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हर शब्द ओलिवर के दिल में चाकू की तरह चुभता है। जेल की ठंडी दीवारों के बीच ओलिवर जेफरी से मिलने जाता है। वो लाचार है, उसका सब कुछ छिन चुका है। वो पूछता है, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे यह नर्क मिला? जेफरी का जवाब एक जहरीला तीर है। उस रात तुम पुल पर क्यों आए थे? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। इस मुलाकात के लिए ओलिवर लिंडा का शुक्रिया अदा करता है और वो उसे एक सलाह भी देता है, जिंदगी में कभी भी मेंढक की तरह कमजोर मत बनना। लोग मेंढक को पत्थर मारते हैं और मेंढक सोचता है कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। वो मार खाते खाते मर जाता है, लेकिन जवाब कभी नहीं ढूंढ पाता।